Hello guys, I'm back today with a new topic on federalism, a topic from class 10th CBSE SST. Okay, so today we are going to discuss on federalism. फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म एक तरह का सिस्टम होता है जहाँ पे हम पावर को शेयर करते हैं। किसकी पावर? जो एक जैसे कि पुराने टाइम में क्या होता था, मोनार्की सिस्टम होता था, राजा वाला सिस्टम, जहाँ पे हम जो है राजा जो है जो भी डिसीजंस लेता था, यानी कि जो भी लॉज बनाना था वो राजा को बनाना था। तो अगर कोई लॉ को ब्रेक करता है तो उसको पनिशमेंट कौन देता है? राजा देता है ना। तो ये होता है एक मोनार्की सिस्टम। लेकिन धीरे धीरे ओवर अ टाइम जैसे जैसे जो कंट्रीज़ हैं जो मोनार्की सिस्टम से बाहर आ गए, वो इंडिया इज़ वन ऑफ दैम, जहाँ पे हम भी मोनार्की सिस्टम से बाहर आए और हम लोग ने फेडरलिज्म को अपनाया। फेडरलिज्म में क्या कर रहे हैं? हम पावर को शेयर कर रहे हैं। तो पहले हम थोड़ा सा पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पावर शेयरिंग क्या होती है। देखिए, दो तरह की पावर शेयरिंग होती है। एक होती है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, होती है वर्टिकल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या होता है कि लेजिस्लेटिव होती है। लेजिस्लेटिव जिसका यानी कि जो लॉ बनाती है, जैसे कि हमारे पार्लियामेंट्स, आपने अभी रिसेंटली भी देखा होगा कि एक आर्टिकल हटा 370। तो एक क्या हुआ कि लॉ जो है पार्लियामेंट में एक प्रोसेस के थ्रू, लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रोसेस के थ्रू हमने उसको पूरा किया। तो लेजिस्लेटिव क्या करता है? लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? लॉ को पालन करवाते हैं। जो भी लॉ होते हैं उसको एग्जीक्यूट कराने का काम होता है एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ का, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर है, जैसे पुलिस है और ये जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, तो ये सारे इस चीज़ में देखते हैं। और फिर होता है जुडिशरी। जुडिशरी में जो भी अगर लॉ को ब्रेक करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाता है, या जो भी पनिशमेंट करने का काम है वो जुडिशरी करेगी। अभी देखिए, जैसे कि मान लीजिए किसी ने चोरी करी है तो क्या होगा? पुलिस पकड़ेगी, बट पुलिस क्या है? पुलिस एग्जीक्यूटिव कमेटी में आती है। ठीक है, एक हमने लॉ बनाया है, एक लेजिस्लेटिव बनाया, एक लॉ पास हुआ है, पुलिस ने उसको पालन करवाया है। अगर किसी ने लॉ को ब्रेक किया है तो उसको पनिशमेंट देने का अधिकार पुलिस का नहीं है, उसका पनिशमेंट देने का अधिकार किसका है? जुडिशरी का है। यहाँ पे जुडिशरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज ये तीनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो जुडिशरी उस पर डिसीजन देगी उसके देख के कि उसका जो क्राइम है वो किस कैटेगरी का है और उस पर क्या पनिशमेंट होती है। तो ये तो हम बात कर रहे थे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की। यहाँ पे हमने अलग अलग लोगों को दे दिया। एक आदमी के पास पूरी पावर नहीं है, जैसे कि राजा के पास में होती थी पहले पावर। यहाँ पे एक आदमी के पास पावर नहीं है कि वही लॉ बना रहा है, वही लॉ को देख भी रहा है कि पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वही उस पर सजा भी दे रहा है। यहाँ पे तीन अलग अलग हेड्स में पावर को डिवाइड कर दिया गया। इसी तरीके से हमने वर्टिकल पावर शेयरिंग होती है। वर्टिकल पावर शेयरिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि हमारी एक सेंट्रल में गवर्नमेंट है इस समय, जैसे कि अभी एनडीए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में है। ठीक है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। अलग अलग स्टेट्स की जो गवर्नमेंट होती है, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हर जगह की अलग अलग गवर्नमेंट है, तो वो होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरी हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो होती है लोकल गवर्नमेंट, जो उसमें हमारे विलेज पंचायत और जो लोकल जो गवर्नमेंट्स आती है हमारी। ठीक है, तो हम इसके अंदर समझेंगे। पहले तो हमने समझा कि पावर शेयरिंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिवाइडेड होती है। दूसरा क्या होता है, जो बहुत सारी कंट्रीज के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो दो तरह की गवर्नमेंट होती है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। एक होता है जिसमें एक ही लेवल की गवर्नमेंट है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के पास सारी पावर है, उसमें किसी को दी नहीं हुई है। ऐसी गवर्नमेंट को हम बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब, यूनिट का मतलब ही वन होता है, हमने यूनिट होता है तो यूनिट का मतलब वन होता है। तो यूनिटरी गवर्नमेंट जहाँ पे सिर्फ एक लेवल की गवर्नमेंट होती है। दूसरा आता हमारा टू और मोर लेवल, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लेवल होते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पे एक से ज़्यादा है, दो से ज़्यादा हो गए हैं गवर्नमेंट, तो इसको हम बोलेंगे टू और मोर गवर्नमेंट को ही हम फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। और यही हमको आज डिस्कस करना है, फेडरलिज्म। तो अगर हम पूछे व्हाट इज फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म को हम बहुत ही सिंपल भाषा में इसको हम कर सकते हैं। इट इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जैसे मैंने अभी दिया आपको एग्जाम्पल की स्टेट गवर्नमेंट हो गई, लोकल गवर्नमेंट हो गई, कहीं कहीं पे हमारी यूनियन टेरिटरीज भी होती है, तो यूनियन टेरिटरीज को भी कुछ पावर दी जाती है। हर किसी के पास अपनी अपनी पावर जुरिडिक्शन है। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे एक पिरामिड है, तो ये हमारी टॉप पे है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, मिडिल में हमारी स्टेट गवर्नमेंट और नीचे हमारी लोकल गवर्नमेंट। तो इन लोगों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से टॉपिक्स पे डिस्कस करेगी, क्या क्या देखेगी, जो भी नेशनल इंटरेस्ट के टॉपिक्स होंगे, फॉर एग्जांपल डिफेंस, फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अभी हमने कोई मिशन मंगल किया, तो ये सारे जो डिसीजंस लेने हैं, बाहर से हमारी कौन सी कंट्री से हमें ट्रेड बढ़ाना है, कौन सी कंट्री से हमको अपने ट्रेड
रिलेशंस ख़त्म करने हैं, कहाँ से हम पेट्रोल को इंपोर्ट करेंगे, किस कंट्री को हमें एक्सपोर्ट करना है, ये जो सारे डिसीजन होते हैं नेशनल इंटरेस्ट के डिसीजन होते हैं और ये लेता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो भी स्टेट से रिलेटेड जो भी हमारे डिसीजंस होंगे, स्टेट के अंदर कैसे हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, यूनिवर्सिटीज़ बनानी है या हमारे एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ या जो भी हमारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। और जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है यानी कि विलेज पंचायत है, हमारी जो लोकल असेंबलीज है, जिला परिषद है, ये देखते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़। देखिए अभी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आपके शहर में पानी नहीं आ रहा है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जाएंगे ना कि हमारे यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे? आप अपनी लोकल गवर्नमेंट के पास जाएंगे। यानी कि अगर हम शहर की बात करें तो वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, अगर हम गांव की बात करें तो विलेज पंचायत्स वगैरह होते हैं। तो इसके बारे में हम और डिटेल्स समझेंगे कि फेडरलिज्म के फीचर्स क्या क्या हैं और फेडरलिज्म होता क्या है। तो फेडरलिज्म क्या है? इट इज़ अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन central authority and its various constituents of the country which includes state government, local government, right? हम लोग बात कर रहे हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के लिए। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट है 2 और मोर लेवल्स। अभी हमने बात करी जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे जो हमारी पावर है वो हमने डिवाइड करी हुई है अलग अलग गवर्नमेंट्स को, किसी एक के पास में पूरी पावर नहीं है। दूसरा है ईच लेवल हैज इट्स ओन पावर जुरिडिक्शन ऑल्दो बोथ गवर्न सेम सिटीजन। सिटीजन तो वही है, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट में आता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और मैं इंडिया में भी रहता हूँ, तो मेरे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के भी रूल्स लागू होंगे और मेरे पास सेंट्रल के भी रूल्स लागू होते हैं। तो मैं गवर्न किससे हो रहा हूँ? मैं दोनों से, सेम सिटीजन है, एक ही सिटीजन है, वो स्टेट गवर्नमेंट के लॉज से भी अबाइड होगा और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ से भी अबाइड करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तीसरा है हमारा जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शन इज स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन क्या करेगा, कितना, कहाँ पे, किसकी पावर क्या है, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड कर दिया गया है, जुरिडिक्शन दिया हुआ है। आप इसके मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सेंट्रल कहाँ तक अपना इंटरफेरेंस कर सकता है, स्टेट कहाँ तक अपना इंटरफेरेंस कर सकता है, तो ये चीज़ें स्पेसिफाइड हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हमको कभी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस लाने हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा कि आर्टिकल 370 को हटाया गया, पर ऐसा नहीं कि कल मेरा मन करा कि आज जो है मैं सुबह कोई नया रूल ला के लागू कर दूं तो मैं लागू कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। हमको उसको प्रॉपरली एक चैनल के थ्रू जाना पड़ता है। यानी कि अगर हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने हैं, अभी तक जब से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1950 से बना है, अभी तो बहुत सारे इसके अंदर अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। अमेंडमेंट्स का मतलब उसके अंदर हम लोग सुधार कर चुके हैं। देखिए नीड ऑफ द आवर के हिसाब से, जैसे जैसे समय परिवर्तन के हिसाब से, लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से हम लोगों के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर भी हम चेंज कर सकते हैं, बट विद द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, यानी कि उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा भी जब भी हम पास करते हैं किसी चीज़ को, अगर हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना है, तो हमको उसको दोनों हाउसेस, अपर हाउस और लोअर हाउस से अप्रूव करवाना पड़ता है। आप लोगों ने अगर आर्टिकल 370 के देखा होगा, उसमें पहले वोटिंग हुई थी, पहले उसके अंदर बहस हुई, डिबेट हुआ, उसके बाद उसमें फाइनल, उसके बाद उसके क्या होता है, वोटिंग होती है। अगर वो मेजॉरिटी से विन करता है, 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा है, तो वो आर्टिकल पास होगा। फिर वो लोअर हाउस से अपर हाउस में जाएगा और अपर हाउस से फिर सीधे वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। एंड व्हेंस द प्रेसिडेंट साइंस इट, देन इट बिकम्स अ लॉ। Okay, then it becomes a part of constitution. So that same happens with the article 370. So fourth point I think is now clear to you कि अगर कोई constitution में changes करना है हम कर सकते हैं, but with the consent of both level of government, state government as well as the central government. Court interprets the constitution power at different level of governments. अभी कभी मान लीजिए डिस्प्यूट हो गया, जैसे कि अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में कई बार होता है कि एम्पायर सक्षम नहीं होता है कोई भी डिसीजन देने के लिए, देन व्हाट ही डू, ही आस्क्स फॉर अ थर्ड एम्पायर, या राइट, देन थर्ड एम्पायर लुक इनटू द थिंग कि क्या है, वाकई में ये आउट है, नहीं है, 4 है, कई बार बाउंड्री के बहुत करीब होता है, 6 है कि 4 है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसके लिए थर्ड एम्पायर आता है। ऐसे ही अगर कहीं भी कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो वहाँ पे कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा कि किसके पास में कौन सी जुरिडिक्शन है। ऐसी भी कई बार चीज़ें आ जाती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मेंशन नहीं है वो जुरिडिक्शन, तो उसके लिए कोर्ट इन्वॉल्व है। और आपको पता है हमारे यहाँ एपेक्स कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड एंड जो भी उसका डिसीजन होगा दैट वुड बी अबाइड बाय बोथ द गवर्नमेंट्स। उनको दोनों गवर्नमेंट को वो डिसीजन मानना पड़ता है, ठीक है।
सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आर क्लियरली स्पेसिफाइड। देखिए अगर मान लीजिए आप किसी के साथ में पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है, जब आपको रेवेन्यू मिलता है यानी कि पैसा मिलता है। ठीक है, 2 पार्टनरशिप हैं या 3 पार्टनर हैं, कोई कहेगा कि ये तो मैंने ज़्यादा मेहनत करी है तो ये पैसा ज़्यादा मेरा होना चाहिए, दूसरा कहेगा कि मैंने ये काम किया हुआ है, तो वहाँ पे कई बार डिस्प्यूट हो जाते हैं और बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स टूट जाती है। इसीलिए कोई किसी तरह का डिस्प्यूट ना अराइज हो, गवर्नमेंट में फेडरलिज्म सिस्टम में जो रेवेन्यू है यानी कि जो पैसा है, कौन किसका टैक्स लेगा। देखिए एक तो होता है इनकम टैक्स जो कि सेंट्रल में जाता है, ठीक है, दूसरा होता है जो हम स्टेट टैक्स भरते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हम सेल टैक्स भरते हैं, हम लोग डिफरेंट वैट भरते हैं, जो अलग अलग उन सब का रेवेन्यू डिसाइडेड है कौन सा रेवेन्यू किसके खाते में जाना है। ठीक है, अभी आपने रिसेंटली लॉकडाउन में देखा होगा कि गवर्नमेंट को जब ज़रूरत थी रेवेन्यूज कम होने लगे तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या चीज़ ओपन करी, लिकर शॉप्स ओपन करी। ठीक है, बिकॉज वहाँ से रेवेन्यू मिलता है, जब हम लिकर बेचते हैं तो हमको रेवेन्यू मिलता है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने सबसे पहला डिसीजन क्या लिया कि हम लोग लिकर शॉप ओपन करते हैं जिससे हमको ज़्यादा रेवेन्यू मिले। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो रेवेन्यू की लड़ाई थी यानी कि जो पैसे की लड़ाई हो सकती थी वो भी खत्म कर दी गई। सबको बता दिया गया तुम्हारे पास में क्या क्या तुम्हारे एलोकेटेड रेवेन्यूज़ हैं, तुम्हारे सेंट्रल के पास क्या एलोकेटेड रेवेन्यूज़ हैं, स्टेट के पास क्या है और लोकल गवर्नमेंट के पास में क्या क्या है। तो पैसे की लड़ाई भी यहाँ पे नहीं होगी। सो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आर क्लियरली स्पेसिफाइड, they have been clearly specified that state government will have what type of revenue, central government will have what type of revenue and local government will have what type of revenue। revenues आप समझते हो, जैसे पुराने पिक्चरों में आपने देखा होगा लगान देना पड़ता था, तो गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलेगा, गवर्नमेंट जो सरकार को पैसा कहाँ से आएगा, जो हम लोग टैक्स पे करते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, बहुत सारे डिफरेंट टैक्सेस होते हैं जो कि हम पे करते हैं। जब हम ये पे करते हैं, जीएसटी इज़ वन ऑफ दैट, तो जो हम पे करते हैं जब ये टैक्सेस तो गवर्नमेंट के खाते में जाता है, फिर गवर्नमेंट उस पैसे को अपने बजट एलोकेट करते हैं और फिर फाइनली उसको डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे, किस सेक्टर में, किस चीज़ में हमको ये जो रेवेन्यू है उसको लगाना है। ठीक है, ओके। सो अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव की। फेडरलिज्म के ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव जो फेडरलिज्म का है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री, यानी कि कंट्री की यूनिटी को प्रमोट करता है फेडरलिज्म। यहाँ पे हमने क्या किया है, सबको पावर्स दी हुई हैं, थोड़ी थोड़ी पावर सबको दी हुई है। इससे किसी एक आदमी को ऐसा नहीं लगता है कि हमको निगलेक्टेड फील किया हुआ है। कुछ पावर हमने सेंट्रल को दी है, कुछ हमने स्टेट को दी है, कुछ हमने लोकल को दी है, क्योंकि यही डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पिलर है, स्तंभ है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों को लगना चाहिए कि हाँ मेरा भी इन्वॉल्वमेंट है, हाँ मुझको भी कुछ पावर्स हैं, तो आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, है ना, मेरे पास भी पावर है। तो यही तो फायदा है पावर शेयरिंग का, इसीलिए तो हम फेडरलिज्म है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अकोमोडेट कर रहे हैं रीजनल डाइवर्सिटी को। आपको पता है इंडिया के अंदर कितनी अलग अलग तरह के कल्चर्स हैं, अलग अलग तरीके की रीजनल लैंग्वेजेस हैं, लोगों के रिलीजन्स हैं डिफरेंट, और सारे लोग मिलके साथ में रहते हैं एक कंट्री के अंदर। वी आर हैविंग वन नेशन। ओके, सो यहाँ पे हम जो है फेडरलिज्म के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला क्या है, फेडरलिज्म की वजह से हमारी जो यूनिटी है वो मेंटेन है, और हमारे अंदर जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको भी हम अकोमोडेट कर रहे हैं। ठीक है, आइडियल फेडरलिज्म क्या होता है, जहां पे गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। जैसे हम कोई भी खेल खेलते हैं, अभी मान लीजिए आप इंडिया में क्रिकेट खेल रहे हैं, आप पाकिस्तान में खेल रहे हैं, आप जो है अफगानिस्तान में खेल रहे हैं, या आप श्रीलंका में खेल रहे हैं, किसी भी कंट्री में खेल रहे हैं, रूल सब जगह सेम है। 1 ओवर में 6 बॉलें रहेंगी, बाउंड्री के बाहर जाएगा तो 6 होगा, सब जगह सेम है ना। यानी कि हम नहीं, हमारी कंट्री में तो हम तो 8 बॉल्स का ओवर करेंगे, ऐसा नहीं है ना। सेम पावर है, सेम रूल्स है, तो सारे स्टेट्स, सेंट्रल, सबको अपने अपने रूल्स पता हैं और वो सब एग्री करते हैं इस पर्टिकुलर रूल्स पे। तो गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो यहाँ पे हम जो रूल्स बनाए गए हैं उसको सारे स्टेट्स फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ स्टेट्स को कुछ ज़्यादा रूल्स दिए हुए हैं या कुछ ज़्यादा हमने पावर्स दी हुई हैं। जैसे कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको हमने थोड़ा एक्स्ट्रा पावर्स दी गई हुई हैं। ठीक है, वो स्पेशल पावर्स है या स्पेशल स्टेट्स कहलाते हैं। ठीक है, अभी तक कुछ दिनों पहले तक आपको पता था कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, JNK, वो भी स्पेशल स्टेट्स के अंदर आता था, उसके पास में भी विशेष दर्जा मिला हुआ था। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि उसको हटा दिया गया, लेकिन अभी भी बहुत सारी हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है, जिनको थोड़ी सी ज़्यादा पावर दी है, लेकिन जो रूल्स हैं वो सबके लिए सेम है। जो हमने डिसाइड किए कि हम इसको, इस फेडरलिज्म को इस रूल्स के हिसाब से चलाएंगे, वो माना जाता है।
ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर मस्ट बी देयर। आपस में ट्रस्ट होना चाहिए, आपस में हम लोगों के ट्रस्ट है। फेडरलिज्म का यही फ़ायदा है, अगर हम लोग, क्योंकि हम रीजनल डाइवर्सिटी, हर तरह के लोग, हर तरह की रीजनल लोग, हर तरह की भाषा, हर तरह के रिलीजन्स को अकोमोडेट कर रहे हैं, तो हमारे आपस में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम एक अच्छी फेडरलिज्म को, एक अच्छी गवर्नमेंट को चला पाएंगे, वरना दिक्कत आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो आइडियल फेडरलिज्म के पॉइंट्स है, ये आप लोग याद रखिएगा। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग एंड ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट शुड बी देयर टू लिव टुगेदर। ठीक है, साथ में रहने के लिए क्या होता है, दो लोग साथ में क्यों रहते हैं, क्योंकि उनके बीच में अगर ट्रस्ट नहीं है तो साथ में रह ही नहीं सकते। तो हमको ट्रस्ट और साथ में रहने के लिए ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम एग्री करते हैं कि हम लोग इस ट्रस्ट के साथ में एक साथ एक कंट्री में एक बन के रहेंगे। तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म की। टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म के अंदर दो तरीके के टाइप्स होते हैं। एक होता है कमिंग टुगेदर, जहाँ पे स्टेट्स ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं और वो आके सारी मिलके एक कंट्री बना लेती हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ स्टेट्स होती हैं जो वीक होती हैं, जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हैं। उनको लगता है कि अगर हम बड़ी कंट्री के साथ में अगर मिक्स हो गए तो हमारे जो सेफ गार्ड है, हमारे जो हम पे कोई अटैक नहीं करेगा, हम बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कमिंग टुगेदर, जहाँ पे स्टेट्स आके साथ में कंट्री बना रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पे ऑलरेडी स्टेट्स पहले से बने हुए थे और स्टेट्स ने आके मिलकर कंट्री बना लिया। दूसरी तरफ एग्जाम्पल होता है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर के अंदर पहले से कंट्री बनी हुई है, आपको पता है इंडिया जैसे कंट्री बनी हुई है। इंडिया के अंदर क्या हुआ है, पहले धीरे धीरे स्टेट्स बने। अभी जैसे रिसेंटली आपको पता ही है कि दो स्टेट्स बड़े थे, झारखंड बड़ा था, छत्तीसगढ़ बड़े थे, और डिपेंड करता है रीजनल डाइवर्सिटी के हिसाब से हम अपने स्टेट्स बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो होल्डिंग टुगेदर के अंदर क्या हो रहा है कि हम लोग कंट्री के अंदर स्टेट्स बना रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल डाइवर्सिटी, जिससे बिहार में जो लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे बिहार का हमने बढ़ा दिया। तो जब ये इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद ये हुआ कि जब हमको स्टेट्स बनाने हैं तो हमने कई स्टेट से, जैसे मध्य प्रदेश से कुछ हिस्सा लेके हमने उत्तर प्रदेश में दे दिया, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा लेके हमने बिहार में दे दिया, तो नई बाउंड्रीज क्रिएट हुई। इसके बारे में हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जहाँ पे हम इंडिया एज अ फेडरल कंट्री के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पे हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे आप यही समझिए, दो तरह का फेडरलिज्म है। यूएसए जहाँ पे कमिंग टुगेदर, स्टेट्स ऑलरेडी सर्वाइव करते थे, और होल्डिंग टुगेदर जिसका एग्जाम्पल है इंडिया, जहाँ पे कंट्री पहले से मौजूद है और कंट्री के अंदर स्टेट्स डिवाइड हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया एज अ फेडरल कंट्री और बाकी के रेस्ट ऑफ द पार्ट्स के बारे में इसके। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप मोटिवेटिंग अस। थैंक यू, हैव अ गुड डे।